हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं सतीश रागना। दोस्तों, हमने पिछली जो क्लास थी उसमें बात की थी C3 साइकिल या जिसे कहते हैं केल्विन C3 साइकिल या केल्विन एंड बेंसन साइकिल पढ़ा था आपने। यानी कि सीधा अर्थ है CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने का पहला जो पाथवे हमने पढ़ा, पहला जो मार्ग हमने पढ़ा, उसको नाम दिया था हमने C3 साइकिल या केल्विन और बेंसन। केल्विन और बेंसन ने इसे डिस्कवर किया था क्लोरेला और सेनेडेस्मस सेल्वी में। और C3 इसको इसलिए कहा था क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कार्बनिक जो कंपाउंड है वो क्या था, PGA, फॉस्फोगैलिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला। समझ में आ गई बात। अब हम आज की क्लास में जानेंगे कि प्लांट्स में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के अन्य मार्ग भी होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो अब देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे कॉट्स, ठीक है। कॉट्सैक ने क्या किया, जो गन्ना है शुक्र के, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है कॉट्स, ठीक है। कॉट्सैक ने क्या किया, गन्ने को यानी कि शुगर केन, गन्ना जो है, इसको CO2 दी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल करवाई इसको। तो इसने क्या किया, शुगर केन ने, इसने फर्स्ट जो स्टेबल कार्बनिक कंपाउंड है, पहला स्थायी प्राथमिक उत्पाद, वो PGA की जगह इसने बनाया OAA, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जी हाँ, क्या बनाया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। PGA नहीं बनाया इन्होंने, गन्ने ने क्या बनाया, PGA की जगह पहला कार्बनिक उत्पाद बना दिया था OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला, ठीक है। कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट्सैक ने जब गन्ने को CO2 अवेलेबल करवाई तो उन्होंने देखा कि CO2 फिक्सेशन से 3 कार्बन वाला कंपाउंड न बन करके और कितने कार्बन वाला बन रहा है, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। समझ में आ गई दोस्तों बात। जब इस बात का पता लगा किसको, हैच एंड स्लैक को, किसको, हैच एंड स्लैक, इस बात का जब पता इनको लगा तो इन्होंने CO2 फिक्सेशन का ये दूसरा मार्ग खोज दिया। समझ में आ गई बात दोस्तों। हाँ, हैच एंड स्लैक ने CO2 फिक्सेशन का जो दूसरा मार्ग खोजा, उसे इनके नाम पर हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहा जाता है। और इस मार्ग में फर्स्ट जो कार्बनिक कंपाउंड बनता है, जो स्टेबल फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड है, वो कौन बनता है, वो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया C4 साइकिल। क्या रख दिया गया, C4 साइकिल। समझ में आ गई बात। कॉट्सैक ने सबसे पहले ये बात बताई कि PGA नहीं बन रहा है, 4 कार्बन वाला OAA बन रहा है। तो इन्होंने देखा हैच एंड स्लैक ने कि बन कैसे रहा है, क्या स्टेप्स आ रहे हैं इसमें। तो उस पूरी प्रोसेस को इन्होंने एक चक्र द्वारा समझाया, इसीलिए वो चक्र कहलाया हैच एंड स्लैक साइकिल। और उस चक्र का पहला कार्बनिक जो स्टेबल कंपाउंड है वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला, इसीलिए उसको कह दिया C4 साइकिल। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।
अब क्या हुआ कि ये तो बात ठीक है, अब जिन प्लांट्स में C4 साइकिल रन करता है, ठीक है, C4 साइकिल जिनमें संपादित होता है CO2 फिक्सेशन का जो मार्ग है C4 साइकिल, उन प्लांट्स को दोस्तों कह देते हैं C4 प्लांट। क्या कह देते हैं, ध्यान रहे, C4 प्लांट। अभी आएंगे एक चीज पर, तो C4 साइकिल किसमें रन करता है, C4 साइकिल केवल C4 प्लांट में रन करता है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो C3 साइकिल है वो किसमें रन करता है, वो रन करता है C3 प्लांट में। समझ में आ गई बात, ठीक है, हाँ जी, C3 प्लांट में, ठीक है। अब बात आती है, अब मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी, वो कारण है अब बताना चाह रहा था मैं इस क्लास में आपको, कि जो C3 जो प्लांट होते हैं, उन C3 प्लांट में एक बुराई पाई जाती है। बुराई का मतलब ये है, हम ये कहें कि C3 प्लांट्स के लिए वो एक राक्षस की तरह काम करती है, और उसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एक वर्ड आता है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। आप कहोगे दोस्तों आप इतनी बड़ी बात और आपने पहले बताई नहीं, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम अब भी इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जब जितने भी पाथ हैं, जैसे C3 है, आज C4 पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में CAM पाथवे पढ़ेंगे, उसके बाद इस बुराई का जिक्र करेंगे हम डिटेल से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये जो फोटो रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं प्रकाश श्वसन वाली जो बुराई है, ये केवल C3 प्लांट में ही मिलती है, C4 प्लांट में ये नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो इससे क्या है, C3 प्लांट को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ये चलने के कारण C3 प्लांट के प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है। जब भोजन बनने की दरें गिर जाती है इसके कारण, तो रियल में ये जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसको कहीं ना कहीं बुरी तरह से इफेक्ट करती है। समझ में आ गई दोस्तों, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन डिटेल यहां नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रहे C4 में नहीं मिलती, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको यहां, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि C3 प्लांट तो इस बुराई से नहीं बच पाए, लेकिन अब ऐसे प्लांट आए जिन्होंने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाइड किया कि वो इस बीमारी से बच गए। ये जो फोटो रेस्पिरेशन वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो ये दिक्कत है, जो C3 में फोटोसिंथेटिक जो रेट है उसको गिरा देती है, तो ऐसे प्लांट आए नेचर में, अपने आप को ऐसे प्लांट तैयार कर पाए अपने आप में, जो जिनमें ये फोटो रेस्पिरेशन वाली जो प्रक्रिया है ना, ये नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ वो इस बीमारी से बच गए, बिल्कुल बच गए साहब। तो इसका मतलब ये हुआ C3 प्लांट, जो C4 प्लांट है वो C3 से अलग होते, बिल्कुल होते, ठीक है। अब देखिएगा, अब C4 प्लांट इस बुराई से बच रहे हैं, वो क्यों बच रहे हैं, उस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये देख ही लिया आपने कोर्स सेट में, शुगर केन में पहले इस बात के बारे में बताया, बताते ही इन्होंने उस चक्र को भी खोज लिया, ठीक है। पहला कार्बनिक कंपाउंड 4 कार्बन हुआ, C4 नाम दे दिया, ठीक है। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो बुराई मिलती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है, भोजन बनने में कमी हो जाती है, ठीक है, वो C3 में ही रहती है, C4 में वो नहीं होती। C4 अपने आप को इस बुराई से बचाते हैं। क्या क्या ऐसी रचना उन्होंने अपने आप में बनाई है C4 ने किस बुराई से बचा रहे, उस चीज को अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, C4 जो प्लांट होते हैं उनमें एक विशेष एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट जो ड्राई एरिया जो होता है ना, ड्राई एरिया
शुष्क है, हाई टेम्परेचर है, नियर अबाउट आपको बता दूं 35 से यानी 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वहां मिलते हैं ये C4 प्लांट्स, जिन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पादप। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पादप भी कहते हैं। हॉट एंड ड्राई कंडीशंस पे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो जीरोफिटिक टाइप के होते हैं, मनुष्य टाइप के होते हैं। तो देखिएगा, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो देखिएगा कि C4 प्लांट अपने आप को फोटो रेस्पिरेशन से कैसे बचा पाते हैं। उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? C4 प्लांट की लीव्स जो होती है, लीव्स जो होती है पत्ती में, तो C4 प्लांट की पत्ती में दोस्तों एक रचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्रेन्स एनाटॉमी। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेन्स एनाटॉमी, यानी क्रेन्स शारीरिकी। ये एक रचना पाई थी। क्रेंच है क्या है? क्रेंच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेंच हियर? हम अगर बात करें तो क्रेंच एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है माला के मोती, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, बीड्स। ठीक है, माला जो होती है पहनते हैं ना, माला में मोती आते हैं, वो अलग ही दिखते हैं। तो ये अर्थ है, ये पत्ती में माला मोती, क्या मतलब है इसका? देखिएगा। ठीक है, हम एक C4 प्लांट है उसकी पत्ती लेते हैं, उसका एक सेक्शन काटते हैं। जब सेक्शन काटेंगे तो उसमें दो प्रकार की सेल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, ये तो देख ही लिया आपने। अब यहां छोटा सा रख देते हैं, ये ठीक है दोस्तों, और यहां हम कुछ सेल्स लेते हैं इस टाइप की। इनमें ये क्लोरोफिल है। एक एक चीज को क्लियर करके चलो, एक एक चीज को जब स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं ना, तो दोस्तों मजा आ जाता है टॉपिक पढ़ने में। ठीक है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को, दोनों को। ठीक है, ये सेल्स थोड़ा फास्टली ले लेते हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये इनमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये हो गई। ये क्या है दोस्तों? ये है अपर एपिडर्मिस, यानी कि ऊपरी अधीचर। पत्ती का सेक्शन काट रहे हैं, ये पत्ती का C4 जो पादप है उनकी पत्ती का सेक्शन काटा, तो उसमें अपर एपिडर्मिस। ये क्या है? ये मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं, मीजोफिल सेल। क्या है? मीजोफिल सेल, जैसे हिंदी में कहते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका। ठीक है, अच्छा, अब यहां हम बनाते हैं ये संवहन पूर्व वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वेस्कुलर बंडल के संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो हमने देखा यहां इसमें ये संवहन है। ठीक है, ऐसे इंडिकेट कर देता हूं मैं समझाने के लिए आपको फटाफट। ये संवहन है। ठीक है, ये जो वेस्कुलर बंडल होता है ना, इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक सीट होता है, एक आवरण होता है अलग ही सेल का। वो बड़ी सेल होती है इस टाइप की, ये। ठीक, ये ठीक है, ये लीजिए।
ऐसे बड़ी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और इनमें बड़े साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये बना बड़े साइज के, उनमें से उनमें तो छोटे छोटे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। इन सेल्स को अब यहां इंडिकेट कर देता हूं मैं, यहां मान लेते हैं यहां भी ये लीजिए सेल्स आ गई जो कवर कर रही है इसको, ये लीजिए चारों तरफ से कवर कर, यहां नीचे आ गई, यहां बना लीजिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, तो आप ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। तो आप देखिएगा ये तो हो गया वेस्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जिसे कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। और ये सेल्स वही आ गई, ठीक है, मेसोफिल सी होती है, ये लोअर साइड में है या अपर साइड में, इसके चारों तरफ भी होती है, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से समझ लीजिए आप। तो ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, देखा ना पत्ती की लोअर साइड में, यहाँ स्टोमेटा भी होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स जो इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक आवरण बना रही है, ठीक है, जैसे माला में होती नहीं, ये दिख रहे हैं आपको, ये बिट्स लाइक के बड़े क्लोरोप्लास्ट, तो इससे इन सेल्स को कहा जाता है BSC, यानी कि बंडल शीथ, क्योंकि नाम इन्हीं के आधार पर पड़ गया, जो वेस्कुलर बंडल है इनके चारों ओर शीथ यानी आवरण बना रही है, इसलिए कहते हैं बंडल शीथ सेल, ठीक है। कौन सी सेल कहलाएगी, बंडल शीथ सेल। तो क्रेंच एनाटॉमी क्या है वो देख लीजिएगा। एक पहली बात, ये मेसोफिल सेल पत्ती में, जो सी फॉर प्लांट और उनकी पत्ती में दो सेल हो गए, पर्णमध्योतक और बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब देखिएगा जो पर्णमध्योतक जो सेल होती है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, विशेषता सुन लीजिएगा, मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ये एक तो ग्रेनल होता है, पहली बात ग्रेना, यानी ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रेनल होता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, क्लियर। दो चीज हो गई, ध्यान है, मेसोफिल की जो सेल हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेनल है और छोटा है, ठीक है, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट हमने देखे। अब देखिएगा जो बंडल शीथ सेल है, BSC जो सेल है, इनमें इसका जस्ट उल्टा है, क्या है, एग्रेनल, यानी कि ग्रेना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, एग्रेनल, ग्रेना एब्सेंट होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज, बड़े होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, बड़े आकार, ठीक है। इसे कहा जाता है क्रेन, ये यानी कि हरित लवक में जो ये द्विरूपता मिल रही है ना, द्विरूपता, डाइमॉर्फिक कंडीशन, अभी द्विरूपता ही, मेसोफिल में ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट ग्रेना युक्त होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं। बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट एग्रेनल होता है और बड़ा होता है, तो द्विरूपता होगी ना दोनों सेलों के क्लोरोप्लास्ट में। इस द्विरूपता को ही क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि जो वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एग्रेनल बड़े हरित लवक वाली जो कोशिकाएं हैं वो माला के मोती की तरह इस वेस्कुलर बंडल को कवर कर लेती हैं। इसी रचना को क्या कहा जाता है, क्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको, आगे क्लियर, ये है क्रेंच एनाटॉमी। C3 की पत्ती में इस प्रकार की रचना नहीं होती है। C3 की जो लीव्स है वो अगर उसका सेक्शन काटे और देखें तो पूरी ही जो पत्ती है उसमें एक ही प्रकार की सेल होती है C3 में, वो कौन सी होती है, मेसोफिल सेल होती है।
कौन सी सेल होती है? मीजोफिल सेल होती है, यानी C3 प्लांट में बंडल सीड सेल एब्सेंट होती है, केवल C4 में पाई जाती है। अब C4 को ये क्या फायदा करनी है, अलग से मिलती है, तो ये बिल्कुल साहब ये बहुत जबरदस्त फायदा कर रही है इनके लिए। यही तो है, यही तो एक रचना है जो C4 को C3 प्लांट से बेहतर बनाती है। किस दृष्टि से? प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से। समझ में आ रही है बात? तो वो क्यों, वो देखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं यहां कि जो ये बंडल सेल होती है ना, ये थिक वॉल होती है, यानी इनकी दीवारें काफी मोटी होती है, इतनी मोटी कि न तो CO2 पार करके अंदर जा सकती है और नहीं हो। फिर सुन लीजिएगा क्या कह रहा हूं आपको कि एक विशेषता है बंडल सेल की, और विशेषता है ये हरित लवक बड़ा, एग्रेना वाला, ये तो है ही। इसके अलावा ये विशेषता और ध्यान से सुन लेना कि जो बंडल सेल होती है, इनकी जो मोटी भित्ति होती है, क्या होती है? भित्ति मोटी होती है। इस मोटी भित्ति का एक फायदा है इनको, वो ये है कि इनको पार करके न तो CO2 अंदर जाएगी, न O2 अंदर जाएगी, या अंदर से O2 बाहर आएगी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अच्छा, एक ये बात ध्यान से सुन लेना, ये अभी समझ में आएगा आगे आपको। ठीक है, अच्छा, एक विशेषता तो ये है। ठीक है, अब ये करेंगे एनाटॉमी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ जनरल जो पॉइंट्स हैं C4 को लेकर के, उनकी बात और कर लेते हैं आपके सामने। इसको मिटा देते हैं। देखिएगा C4 जो प्लांट है, C4 प्लांट, उनमें तो क्रेन्स एनाटॉमी है जो C3 में नहीं है। यही तो चीज है, इसके कारण ही फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है C4 में। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट, सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात बहुत जबरदस्त है कि C4 प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है ना, प्रकाश संश्लेषण दक्षता, यानी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी जो है वो बेटर होती है देन C3। ठीक है, तो C4 प्लांट की एफिशिएंसी C3 की अपेक्षा क्या होती है? बेहतर होती है, पहली बात। ठीक है, कि C4 प्लांट की जो प्रकाश संश्लेषण दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, ये C3 से बेहतर होती है, पहली बात। कारण क्यों होती है बेहतर? वो कारण समझ लीजिए, क्योंकि ये जो C4 है, ये उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप, पहली बात। ठीक है, टेम्परेचर तो हो गया हाई, वह निम्न यानी लोअर CO2 कंसंट्रेशन, यानी कि निम्न, या मैं कह दूं निम्न का मतलब हो गया कम, कम CO2 सांद्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन की दृष्टि से। ठीक है, मैंने कहा C4 प्लांट की दक्षता C3 से बेहतर है। कारण आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि C4 प्लांट की दक्षता जो है वो क्यों बेहतर है? क्योंकि ये उच्च ताप और कम CO2 सांद्रता। कम CO2 सांद्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा लो, हम श्वसन द्वारा जो CO2 क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये प्लांट उसको काम में लेकर के भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। C3 में ये बस की बात नहीं होती है।
C3 का जो रूबिस्को होता है ना, वो हमारे शोषण द्वारा छोड़ी गई जो CO2 होती है उसको, उसकी कम सांद्रता होने से उसको अपने साथ बाइंड अप नहीं करता है, ये कर लेता है, ये खासियत है इसकी। तो ये उच्च तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और इनको कम CO2 मिले तो भी ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, यानी हम शोषण द्वारा जो CO2 छोड़े उस पर भी ये काम कर लेगा। तो वाकई गजब की क्षमता है इनमें तो, ठीक है। C3 को जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टोमेटा उनके बंद हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की गिरावट आ जाती है, जिसे फोटो रेस्पिरेशन हम कहेंगे, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, बहुत मस्त तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके बारे में, कि ये भी कह सकते हैं कि पेप्को जो है, ये पेप्को क्या है, हमने C3 में रूबिस्को पढ़ा था, यहां पढ़ेंगे पेप्को, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, फोस्फोइनोल पाइरुविक कह दो या पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, समझ में आ गई, जो CO2 को ऐड करता है, ठीक है। तो पेप्को जो एंजाइम है, पेप्को रूबिस्को की अपेक्षा, पेप्को रूबिस्को की अपेक्षा CO2 के प्रति अधिक सुग्राही होता है, अधिक सुग्राही होता है, बिल्कुल ठीक है ना, हो गई यही बात। पेप्को जो है ये रूबिस्को की अपेक्षा, मैं ये नहीं कह रहा कि रूबिस्को CO2 को एक्सेप्ट नहीं करना, बिल्कुल करता है, लेकिन पेप्को, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंसी में CO2 ज्यादा ऐड होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें C4 प्लांट के एग्जांपल बताओ, कुछ एग्जांपल तो दीजिए, आपसे पूछ लिया जाए C4 प्लांट कौन से, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो C4 प्लांट की अगर बात की जाए, देखिए हम दो तरीके से बांट लेते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, दोनों ही होते हैं। मोनोकोट अधिकांशतः तो मोनोकोट होते हैं, अधिकांशतः C4 प्लांट अधिकांशतः कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होती है। जैसे अधिकांशतः में भी कौन कौन से मेन बता रहा हूं आपको, जैसे हमने बात की शुगर के, अभी कॉस्ट साइड में जो बताया, तो गन्ना है, शुगर के, ठीक है। इसके अलावा बाजरा है ना, पल्प मिलेट, बाजरे के अलावा मक्का है, ये क्या है, ये एक बीजपत्री C4 प्लांट है जिनमें C4 चक्र द्वारा पहला कार्बनिक कंपाउंड 4 कार्बन वाला OA बनता है, अर्थात इन प्लांट में C4 साइकिल रन करता है, ठीक है, अधिकांशतः। अब ये इसका अर्थ ये नहीं कि सभी एक बीजपत्री, सभी एक बीजपत्री में नहीं मिलेगा, हाँ अधिकांशतः मिल जाता है लेकिन सभी में नहीं, ठीक है। अब डाइकोट की अगर बात की जाए, डाइकोट में कुछ नहीं होता है, जो द्विबीजपत्री होते हैं, और द्विबीजपत्री में ज्यादातर खरपतवार आती है जिनमें C4 चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चिनोपोडियम है, एमेरेंथस है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, चिनोपोडियम ये डाइकोट है, एमेरेंथस ठीक है। ये ऐसे प्लांट है, डाइकोट है, जिनमें C4 साइकिल रन करता है, समझ में आ गई बात। तो ये प्लांट को लेकर होगी, आपसे पूछ रहे एग्जाम्पल में C4 प्लांट कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। द्विबीजपत्री में पूछे ये बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा C4 जो प्लांट है, C4 प्लांट में एक O2 को फिक्स करने के लिए, ठीक है, एक जो CO2 O2 नहीं CO2, एक अणु जो CO2 है 1 मोल ऑफ CO2, इसको फिक्स करने के लिए C4 में
कितनी 5 एटीपी प्लस में 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 मोल CO2 के फिक्सेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए C4 में? एक CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। ये जो समानीकारी शक्ति है, ठीक है। और C3 में कितना मानी बताया था, बोल रहे C3 में बताया था 18 ATP और 12 NADPH2, लेकिन एक CO2 में कितनी होगी निकाल लो यार, 6 CO2 होती है, भाग दे लो तो कितना आ गया 3 तो ATP आ गई, प्लस में क्या आ गया 2 NADPH2, यानी कि C4 में 2 अतिरिक्त C3 से 2 अतिरिक्त ATP खर्च होती है। देख लो 5 वहां 3 ही होती है एक CO2 को फिक्स करने के लिए, तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितनी होगी? 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 6 CO2 के फिक्सेशन की अगर बात करोगे C4 में तो कितनी एनर्जी होगी? 6 बजे 30, तो ATP क्या होगी 30 ATP प्लस में और 12 क्या होगी NADPH2। ये तो इक्वल है, NADPH2 जो है रिडक्टिव जो एसिमिलेटरी पावर है वो तो दोनों सेम है, उनमें भी 12 है इनमें भी 12, लेकिन C4 में C3 की अपेक्षा 12 ATP अतिरिक्त है, वो 18 हो जाएंगे या कितने हो जाएंगे 30, यानी 12 अतिरिक्त हो गए ना। ठीक है, और C4 में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? ठीक, अच्छा C4 जो है C4 प्लांट, C4 में CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, C3 में तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है जो CO2 को फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में ऐड करता है। C4 में प्राइमरी जो एक्सेप्टर है वो है PEP, 3 कार्बन वाला C3 है, 3 कार्बन वाला एक PEP। तो C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर जो है जो CO2 का ऐड करता है, फर्स्ट CO2 प्राइमरी एक्सेप्टर, वो फर्स्ट CO2 प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो 3 कार्बन वाला होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम इनके बाद डायरेक्ट हम बात करेंगे C4 साइकिल की पथ की, कि C4 पथ किस तरह से मेसोफिल में रन कर रहा है, और C3 साइकिल है वो बंडल शीथ में चलेगा। ठीक है, और क्या क्या जो इंटरमीडिएटेड जो कार्बनिक कंपाउंड है वो बनेंगे वहां, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में आपको हमने ये जर्नल जो नॉलेज है एक प्रकार से C4 को लेकर के ये हमने आपको बताई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि C4 चक्र किस तरीके से चलता है और 6 CO2 किस तरीके से फिक्स होकर के और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती हैं, यह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। उतार लीजिए इसे।